हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम। सो गाइस, यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 1 500 एमसीक्यूज पीवाईक्यूज सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, जो लोग अभी तक नहीं आए हैं जल्दी से आ जाइए। क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको सबसे पहला आपका जो काम है इस क्लास के कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। क्लास का नोटिफिकेशन और बहुत सारी इंफॉर्मेशन टेलीग्राम पे प्रोवाइड की जाती है। गाइस देखिए, इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। आपको सर्च करना है दिस इज स्टडी और डिस्क्रिप्शन पर जाइए, सारे लिंक आपको प्रोवाइड किया गया है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक प्रोवाइड किया गया है, आप वहां से व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिए, फॉलो जरूर कीजिए और टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, जरूर ज्वाइन करना है। क्लास का नोटिफिकेशन और बहुत सारी इंफॉर्मेशन टेलीग्राम पे प्रोवाइड की जाती है। गाइस देखिए, इस यूट्यूब चैनल को, इस प्लेटफॉर्म को, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर करना है। नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे और लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले। गाइस देखिए, आपकी चमचमाती हुई स्क्रीन पर क्वेश्चन फर्स्ट आ गया है, तो क्वेश्चन को पढ़िए और अपना आंसर दीजिए। ऑलमोस्ट सभी लोग आ गए हैं। चलिए ठीक है, जो नहीं आए हैं वो रिकॉर्डेड क्लास देख लेंगे, है ना। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़िए और अपना आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आज हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और रैपिड फायर मोड में करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे सारे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को पढ़िए और अपना आंसर दीजिए। एक उत्तम केस स्टडी की कसौटी है, एक उत्तम केस स्टडी की कसौटी है गुप्त लेखन, सत्यता, प्रदाताओं की पूर्णता एवं वैधता, ये सभी। चलिए, सभी का सरकारी ऑप्शन सही हो गया है, डी। इस क्वेश्चन का आंसर डी है, इस क्वेश्चन का आंसर डी है। देखिए, उत्तम केस स्टडी की जो कसौटी है वो क्या है, गुप्त प्रलेखन है, सत्यता है और प्रदाताओं की पूर्ण एवं वैधता भी है। तीनों है, तो इसका मतलब इसका आंसर डी है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन केस स्टडी का स्रोत नहीं है, व्यक्तिगत लेख, जीवन वृत्ति लेख, राजकीय प्रमाण या अभिव्यक्ति लेख। इनमें से कौन सा आंसर है, जल्दी से बताइए। देखिए, जो केस स्टडी का स्रोत नहीं है, व्यक्तिगत लेख है, जीवन वृत्त लेख है और राजकीय प्रमाण है। जो नहीं है वो क्या है, अव्यक्तिगत लेख। तो आंसर क्या होगा, डी आपका आंसर होगा। क्या होगा, डी आपका आंसर होगा, डी। ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन को और आंसर दीजिए। देखिए, विचार गोष्ठी आयोजन के उद्देश्य हैं, विचार गोष्ठी आयोजन के उद्देश्य हैं ज्ञानात्मक, भावनात्मक या दोनों, ए बी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, डी नहीं होगा, इस क्वेश्चन का आंसर सी है। सभी का आंसर बिल्कुल सही है, सी इस क्वेश्चन का आंसर है। विचार गोष्ठी का जो आयोजन किया जाता है उसका ऑब्जेक्टिव रखा जाता है ज्ञानात्मक और भावनात्मक। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। गाइस देखिए, जल्दी जल्दी करेंगे, रैपिड फायर मोड में करेंगे सारे क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन ज्यादा है और समय बहुत कम है। एक उत्तम शोध सारांश की विशेषताएं हैं, एक उत्तम शोध सारांश की विशेषताएं हैं सुबोध एवं सुगम्य नवीन ज्ञान का योगदान और शोध सार की जन सामान्य तक पहुंच या उपरोक्त सभी। सुबोध एवं सुगमय यानी कि सुगम की बात कर रहा है ये। तो सभी का आंसर बिल्कुल सही हो रहा है, डी। सभी ने आंसर दिया है, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सही आंसर है डी। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। गाइस, यदि आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लिया
तो जो करंट एग्जाम में पूछे जाएंगे आप उन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे। अभी आप इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से जो पीवाईक्यूज एमसीक्यूज यहाँ पे करवाए जा रहे हैं इनको प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, है ना। केस स्टडी विधि निम्नलिखित में से किन अध्ययनों की ओर संकेत करती है? गहन अध्ययन, संचय अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन या सभी? देखिए, जो केस स्टडी विधि है किन अध्ययनों की ओर संकेत करती है? सभी। गहन अध्ययन भी है, संचय अध्ययन भी है, उपचारात्मक अध्ययन भी है। इसका मतलब आंसर क्या होगा आपका? डी आपका आंसर है। क्या है? डी आपका आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए। अभी हम उस तरह के क्वेश्चंस करेंगे, रिलैक्स रहो। अभी आप इन क्वेश्चन को, इन पीवाईक्यूज को, इन एमसीक्यूज को सॉल्व कीजिए। अभी हम जो करंट किस पैटर्न में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 21, 22, 23 के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। इसीलिए जल्दी जल्दी से 30 अक्टूबर तक हम इस सीरीज को 500 एमसीक्यू सीरीज को कंप्लीट कर लेंगे 30 अक्टूबर तक, क्योंकि हमें 1 सितंबर से हमारा क्या होगा, 1 नवंबर से, सितंबर तो चला गया है, 1 नवंबर से हमारा ज्योग्राफी का सीरीज भी स्टार्ट होगा। और उसी बीच हम क्या करेंगे, पेपर 1 के कुछ नए पीवाईक्यूज भी सॉल्व करेंगे। केस स्टडी के उद्देश्य हैं, क्या है? उपचारात्मक उद्देश्य, निदानात्मक उद्देश्य या मनोवैज्ञानिक उद्देश्य? ये सभी। सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, डी आंसर है आपका। डी सभी ने सही दिया है। ठीक है, उपचारात्मक भी उद्देश्य होता है, निदानात्मक भी होता है, मनोवैज्ञानिक भी होता है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। हाँ, 21 और 22 और 23 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, पेपर फर्स्ट के, वो तैयार हो रखे हैं आपके। रिलैक्स रहो, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। नवंबर में हम करेंगे, साथ साथ ज्योग्राफी के साथ साथ ये क्लास करेंगे, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। अब कितने क्वेश्चन करेंगे इस बारे में कोशिश रहेगी ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन करवाया जाए और एक्सप्लेनेशन के साथ। और हमारी एक यूनिट रह गई है लॉजिकल, है ना, तर्क, जो क्या है, लॉजिकल रीजनिंग, ये हमारी रह गई है, तो इसको हम कंप्लीट करेंगे, नवंबर में कर लेंगे। ठीक है। केस स्टडी की सीमाएं हैं, क्या सीमाएं हैं? विषय निष्ठता, सूचनाओं के संकलन की अव्यवस्था, समय एवं धन का अपव्यय या उपयुक्त सभी? सभी ने सही आंसर दिया है, डी। कुछ बच्चे यहां पे ए के साथ गए हैं, लेकिन सभी है, डी है ना। एग्जाम में जब कभी आप डी के साथ जाएंगे तो सोच समझकर जाना। क्वेश्चन को पढ़िए। एग्जाम में आपसे इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको लगेगा बहुत सिंपल है ना। वहां पर जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि मैंने ये पढ़ा हुआ है और आंसर ये होगा, लेकिन जब आंसर की आती है ना तो मालूम होता है कि आंसर कुछ और है ना। क्यों होता है ऐसा मालूम है? आप क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते हो, रिलेट नहीं कर पाते हो, सटीक आंसर नहीं दे पाते हो। अक्सर 2-3 ऑप्शन तो लगता ही है कि दो ऑप्शन तो लगते हैं कि हाँ आंसर ये भी होगा, ये भी हो सकता है ना, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हमें सटीक आंसर चुनना होता है वहां पे, है ना। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। देखिए, सिंपोजियम का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के शिक्षण तथा अनुदेशन के लिए किया जाता है। इसके उपयोग के क्षेत्र निम्न में से कौन है? यहाँ पे क्या लिखा गया है? परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समावेश, शोध कार्यों में गुणात्मक विकास, संवाद का अवसर मिलता है, छात्रों में अनुदेशनहीनता का विकास, नए तरीकों एवं कौशल का विकास। आंसर आपको यहां से देना है, यहां से देना है। देखिए, सिंपोजिया का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के शिक्षण और अनुदेशन के लिए किया जाता है। ठीक है। अब देखिए, इसके उपयोग के क्षेत्र कौन कौन से हैं हमें वो बताने हैं। जैसे परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समावेश, परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समावेश कहने का मतलब
आपने ग्रेजुएशन में दिए होंगे, जो कॉलेज में ग्रेजुएशन में पेपर दिए होंगे, एग्जाम दिए होंगे, उनमें से 5 या 10 क्वेश्चन आते हैं ना ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिनमें एक क्वेश्चन रहता है और 4 ऑप्शन रहते हैं। आपको उन्हीं को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समावेश कहा जाता है। शोध कार्यों में गुणात्मक विकास, बिल्कुल सही बात है। शोध कार्यों में गुणात्मक विकास भी होता है, होना चाहिए। संवाद का अवसर मिलता है, नहीं, संवाद का अवसर नहीं मिलता है। छात्रों में अनुदेशहीनता का विकास, यह बिल्कुल सही बात है। छात्रों में अनुदेशहीनता का विकास और नए तरीकों एवं कौशल का विकास, ये नहीं होगा। तो आंसर ए आपका सही जा रहा है। सटीक आंसर आपका क्या जा रहा है? ए सही जा रहा है ना। मैं जानता हूं कुछ बच्चे 5 के साथ जा रहे होंगे और कुछ बच्चे 3 के साथ भी जा रहे होंगे, और यहाँ पे डी के साथ अधिकतर बच्चे जा रहे हैं, लेकिन डी आंसर नहीं है। डी आपका आंसर नहीं है, ए आपका आंसर है। छात्रों में अनुदेशनहीनता का विकास होता है, ठीक है, ये नेचुरली होता है। बहुत बार डिमोटिवेट हो जाते हैं बच्चे, है ना। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। शोध सम्मेलन के लिए आयोजित किए जाते हैं। मार्गदर्शन, एकत्रित होना, खुशी मनाना, या इनमें से कोई नहीं। सभी का आंसर बहुत सही, ए आपका आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए। एक अनुसंधान सम्मेलन में निम्नलिखित में से कौन होते हैं? एक अनुसंधान सम्मेलन में निम्नलिखित में से कौन होते हैं? जनसाधारण व्यक्ति, स्थायी सदस्य, अस्थायी सदस्य, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, 2 मिनट हम पीछे हो गए हैं। एक अनुसंधान सम्मेलन में कौन होते हैं? जनसाधारण व्यक्ति। देखिए अधिकतर लोग यहां पे ए के साथ जा रहे हैं, लेकिन ए नहीं होगा। जो लोग बी के साथ गए हैं उनका आंसर करेक्ट है। स्थायी सदस्य होता है एक शोध सम्मेलन में, उन्हीं को बुलाया जाता है जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं, तो मतलब स्थायी सदस्य होते हैं, है ना। क्वेश्चन को पढ़िए। विचार गोष्ठी के प्रकार निम्नलिखित में से क्या है? मुख्य विचार गोष्ठी, राष्ट्रीय विचार गोष्ठी, विचार गोष्ठी, या सभी? डी सही आंसर है आपका। डी, सभी ने सही आंसर दिया, बस कुछ बच्चे गलत चले गए हैं, लेकिन डी सही आंसर है इसका, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। निम्न में से कौन एक शोधकर्ता की विशेषता नहीं है? जो शोधकर्ता की विशेषता नहीं है हमें वो बताना है। वह एक विशेषज्ञ होता है, ना कि सामान्य ज्ञान वाला। वह खोज के प्रयास में परिश्रमी तथा एकाग्र होता है। वह अपने चुने गए क्षेत्रों में अपनी निजी राय पर विश्वास नहीं करता, बल्कि वह यथार्थ को स्वीकार कर लेता है। उसकी रुचि योग्यताओं में एकरूपता होती है। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे आप। इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होकर क्वेश्चन को गलत कर जाएंगे। अब कुछ ए के साथ जा रहे हैं, लेकिन आंसर आपका आंसर ए नहीं है, बी भी नहीं है, और सी तो बिल्कुल भी नहीं है। जो एक रिसर्च शोधकर्ता की रुचि होती है, उसकी एक योग्यताओं में एकरूपता होती है। तो आंसर क्या होगा? डी होगा, है ना। आंसर क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। प्रश्नावली में अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता को विश्वास दिलाता है कि उसके भेजे गए सभी उत्तर क्या है? गोपनीय रखे जाएंगे, उसके मित्रों को बता दिए जाएंगे, उसके परिवार के सदस्यों को बता दिए जाएंगे, उसको वापस भेजे जाएंगे। ये क्वेश्चन हमने पहले किया है कहीं, याद आ रहा है ना। अधिकतर लोग ए के साथ गए हैं, सही है।
क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। सैंपल प्रतिदर्श का चुनाव करने में सावधानी हो कि ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जाए जो कुशल नेता हो, कुशल प्रशासक हो, जो व्यक्तियों का सही प्रतिनिधित्व कर सके या जो कानून के ज्ञाता हो। तो सैंपल प्रतिदर्श का चुनाव करने में सावधानी हो कि ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जाए। आंसर क्या होगा? नहीं, जो बी के साथ गए हैं उनका आंसर करेक्ट है। जो कुशल प्रशासक होते हैं, सॉरी मेरे वर्ड्स भी इधर से उधर हो रहे हैं, जो कुशल प्रशासक होते हैं वो सैंपल प्रतिदर्श का चुनाव करने में सावधानी से ऐसे व्यक्तियों का चयन करते हैं जो क्या होते हैं? कुशल प्रशासक होते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए। अनुसूची में ऐसे प्रश्नों का समावेश नहीं होना चाहिए जो स्पष्ट हो, संक्षिप्त हो, सरल हो या गुप्त रहस्यों का उद्घाटन करे। सी, सरल हो, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। अभी हम सही चल रहे हैं, है ना? जो सिंपल क्वेश्चन थे हमने फटाफट कर लिया। अब बताइए, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। परिसंवाद सिंपोजिया शब्द का प्रयोग किसने किया था? प्लेटो ने, अरिस्टो ने, हेरोडोटस ने, पाइथागोरस ने? बताइए जल्दी से। अरे डी के साथ क्यों जा रहे हो? डी नहीं होगा, प्लेटो ने। परिसंवाद सिंपोजिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले प्लेटो ने किया था। ठीक है, प्लेटो ने किया था, प्लेटो ने किया था एक्चुअली। हाँ, प्लेटो ने किया था, कंफर्म है ये। ठीक है, प्लेटो ने ही किया था। ठीक है, विश्वविद्यालय, आप लोग ना मुझे भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हो। एक कह रहा है कि नहीं सर पाइथागोरस होगा, पाइथागोरस होगा। अरे भाई कैसे होगा, एक बार चेक करना। विश्वविद्यालय या महाविद्यालय? क्वेश्चन को पढ़िए, पहले आप पढ़ लीजिए। विश्वविद्यालय या महाविद्यालय द्वारा किस सेमिनार संगोष्ठी का आयोजन किया जाता है? लघु सेमिनार, मुख्य सेमिनार, राष्ट्रीय सेमिनार, अंतरराष्ट्रीय सेमिनार? पढ़ाया, सारा कुछ आपको पढ़ाया है ना? रिसर्च के क्वेश्चन है ये, शोध अभिक्षमता के, रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है ये, सारा कुछ आपको पढ़ाया है। राष्ट्रीय सेमिनार, जो लोग सी के साथ गए हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सॉरी, सी करेक्ट आंसर है, राष्ट्रीय सेमिनार। क्वेश्चन को पढ़िए। प्रत्यक्षवाद का जनक किसे कहा जाता है? कंपेट को कहा जाता है। प्रत्यक्षवाद का जनक किसे कहा जाता है? कंपेट को। ठीक है, कंपेट को प्रत्यक्षवाद का जनक कहा जाता है। सभी का आंसर बहुत सही था, सभी ने आंसर सही दिया था। क्वेश्चन को पढ़िए। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, प्रत्यक्षवाद का जनक किसे कहा जाता है? कंपेट को कहा जाता है। प्रत्यक्षवाद के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसके अंतर्गत किसी भी स्तर पर काल्पनिक चिन्ह का सहारा नहीं लिया जाता। प्रत्यक्षवाद एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जिसका लक्ष्य सत्य को उजागर करना या ए बी दोनों, या इसमें गुणात्मक विधि पर जोर दिया जाता है। इसका आंसर देखिए, ए भी सही है, ए भी सही है, बी भी सही है, तो आंसर क्या होगा आपका? सी।
ठीक है, आंसर क्या होगा, सी आपका आंसर होगा। ठीक है, दोनों सही हैं, प्रत्यक्षवाद के संबंध में दोनों कथन सही हैं। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। उत्तर प्रत्यक्षवाद निम्न में से किसके विकास पर बल देता है? मात्रात्मक एवं गुणात्मक रणनीति का प्रयोग, प्रश्न शोध पर आधारित रणनीति की इच्छा, इसका पैटर्न का तरीका मात्रात्मक बनाम गुणात्मक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर प्रत्यक्षवाद किसके विकास पर बल देता है? तो मात्रात्मक गुणात्मक रणनीति का प्रयोग नहीं होगा, प्रश्न शोध पर आधारित रणनीति की इच्छा नहीं होगी, और इसका पैटर्न का तरीका मात्रात्मक बनाम गुणात्मक नहीं होगा। इसका क्या होगा? डी, कोई नहीं। इसका आंसर क्या है? डी होगा, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। अब हम बहुत सही चल रहे हैं, है ना? बस 1 घंटे में 50 क्वेश्चन 50 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ा 50 मिनट से ज्यादा भी लग सकता है, लेकिन 1 घंटा से ज्यादा नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, है ना? क्वेश्चन पढ़ लिया है ना आपने? प्रयोगशाला ज्ञान से सिद्धांत को मूर्त एवं व्यवहारिक बनाता है। ब्राह्य क्रिया, अंतक्रिया, प्रायोगिक उपकरण, या इनमें से कोई नहीं। डी नहीं होगा। प्रयोगशाला ज्ञान से सिद्धांत को मूर्त एवं व्यवहारिक बनाता है, तो डी नहीं होगा। प्रायोगिक उपकरण भी नहीं होगा, ब्राह्य क्रिया भी नहीं होगा। क्या होगा? बी। प्रयोगशाला ज्ञान से सिद्धांत को मूर्त एवं व्यवहारिक बनाता है, तो अंतक्रिया जो एक्टिविटी होती है, इंटरनल एक्टिविटी होती है। ठीक है, बी इस क्वेश्चन का आंसर बी है। पढ़ लीजिए और आंसर दीजिए। सिनॉप्सिस तैयार करना निम्नलिखित में से क्या है? सिनॉप्सिस तैयार करना निम्नलिखित में से क्या है? कला, विज्ञान, कला एवं विज्ञान दोनों, या साधन? सभी का आंसर बहुत सही जा रहा है, सी, कला विज्ञान दोनों है सिनॉप्सिस तैयार करना। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आया है ना? अभी भी आगे भी आ सकता है, दूसरे पैटर्न में या किसी भी पैटर्न में आ सकता है, लेकिन इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। एक महाविद्यालय अपने शोधार्थियों को सामाजिक विज्ञानों के लिए सांख्यिकीय पैकेज की प्रयोग विधि में प्रशिक्षित करना चाहता है। इसके लिए उसे आयोजित करना चाहिए सम्मेलन, संगोष्ठी, कार्यशाला, लेक्चर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एक महाविद्यालय में अपने जो शोधकर्ता छात्र हैं उनके लिए सामाजिक विज्ञानों के लिए सांख्यिकीय पैकेज की प्रयोग विधि में प्रशिक्षित करना चाहता है। उनको क्या करना चाहता है? प्रशिक्षित करना चाहता है। तो आंसर क्या होगा? इसके लिए क्या उपयोग किया जाता है? सम्मेलन, संगोष्ठी, कार्यशाला या लेक्चर? अब देखिए, जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना उनके आंसर सही आ रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक तैयारी अच्छे से नहीं किया है, सिलेबस को, थ्योरी क्लासेस को नहीं पढ़ी है, उनके आंसर यहां पे बहुत ज्यादा गलत हो रहे हैं, है ना? कुछ तो ए के साथ जा रहे हैं। सी आपका आंसर है। वर्कशॉप कहा जाता है जब हम किसी को प्रशिक्षित करते हैं, तो उसे कार्यशाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्यशाला कहा जाता है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। एक कार्यशाला होती है किसी विषय पर चर्चा के लिए सम्मेलन, किसी विषय पर चर्चा के लिए बैठक, या किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय में कक्षा जहां अध्यापक और विद्यार्थी किसी विषय पर चर्चा करते हैं। एक छोटे ग्रुप के लिए संक्षिप्त गहन पाठ्यक्रम जिसमें किसी विशेष समस्या के समाधान के लिए कौशल या तकनीकी के विकास पर बल दिया।
बल दिया गया हो। इनमें से कौन सा आंसर है? बताइए। अरे ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। अब बताइए कौन सा आंसर है आपका। जो लोग डी के साथ गए हैं, डी के साथ, उनका आंसर करेक्ट है। मैंने क्या कहा था? वर्कशॉप। यहां क्या बताया था आपको? प्रशिक्षित करने के लिए क्या कहा जाता है? कार्यशाला कहा जाता है, वर्कशॉप कहा जाता है। और यहां क्या कर रहे हैं? यहां क्या पूछा गया है क्वेश्चन कि एक कार्यशाला होती है, क्या होती है? तो आंसर क्या आएगा आपका? जो तकनीकी विकास पर बल देता है, आपके स्किल को डेवलप करता है। चाहे वो छोटा ग्रुप हो या बड़ा ग्रुप हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आपकी स्किल को डेवलप कर रहा है टेक्नोलॉजी के बेस पे। ठीक है, समझ आ रहा है ना आपको? तो डी, इस क्वेश्चन का आंसर डी है। मैंने ये बहुत अच्छे से पढ़ाया है आपको। थ्योरी क्लासेस देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन पर जाइए, लिंक दिया हुआ है, आप वहां से थ्योरी क्लासेस को पढ़ लीजिए। एक बार आपने पढ़ लिया ना, तो मुझे लगता है कि थ्योरी क्लासेस को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा मानना है। उसके बाद आप पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज खूब प्रैक्टिस करो, है ना। पर एक बार थ्योरी क्लासेस को जरूर देखिएगा। अब क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। कार्यकारी परिकल्पना होती है, कार्यकारी परिकल्पना होती है किसी तर्क के लिए प्रमाणिक परिकल्पना, परीक्षण अपेक्षित ना हो, आगे और अधिक शोध के लिए अंतिम रूप से स्वीकार्य परिकल्पना, एक वैज्ञानिक सिद्धांत। इनमें से कौन सा आपका आंसर है? देखिए, बी नहीं है आपका आंसर, सबसे पहली बात। और ए भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, आंसर होगा सी। क्या होगा? सी आपका आंसर होगा। ठीक है, आंसर क्या है आपका? सी होगा। आगे और अधिक शोध के लिए अंतिम रूप स्वीकार्य परिकल्पना, कार्यकारी परिकल्पना होती है। ठीक है गाइस, देखिए, आप में से जितने भी लोग यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 1 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, दिसंबर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो गाइस देखिए, आप इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी यूट्यूब चैनल पे आपको क्या करना है? इस प्लेलिस्ट पर जाना है और देखिए यहां पर यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 ऑल यूनिट्स कंप्लीट सिलेबस यहां पे दिया गया है। इस प्लेलिस्ट को आपने ओपन करना है और यहां पर सारी क्लासेस दी गई हैं पेपर 1 की, आप एक्सेस कर लीजिए। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, आईसीटी, कम्युनिकेशन, पीडी और बहुत सारी क्लासेस, बहुत सारी यूनिट्स हमने यहां पर कंप्लीट कर ली है ना। तो आप इन क्लासेस को एक्सेस कर लीजिए, देख लीजिए। और देखिए, जो बच्चे ज्योग्राफी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं दिसंबर एग्जाम के लिए, यूजीसी नेट जेआरएफ ज्योग्राफी थ्योरी क्लासेस यहां पे दिया गया है। माई पेपर 1 सीरीज को जरूर देखिएगा, उन टॉपिक को डिस्कस किया गया है जहां से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। माई ज्योग्राफी सीरीज को जरूर देखिएगा। माई पेपर 1 पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज सीरीज को जरूर देखिएगा। यहाँ पे हर यूनिट के 50-50 क्वेश्चन हमने किए हैं, बहुत अच्छे से एमसीक्यूज किए हैं। इनकी प्रैक्टिस जरूर करना। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हैं ये, और कुछ लॉजिकल क्वेश्चन भी हैं, तो इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। सारी पीडीएफ मैंने क्लास की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की है टेलीग्राम चैनल पे। जल्दी से जाइए, इस क्लास के कंप्लीट होने के बाद डिस्क्रिप्शन ओपन कीजिए और वहां पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, एक्सेस कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। और देखिए, 83 से भी ज्यादा फाइल्स पीडीएफ वहां पे प्रोवाइड किया गया है, जितनी भी हमारी क्लासेस हुई हैं। इस क्लास की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड की जाएगी, है ना। तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, दिस इज स्टडी सर्च कर लीजिए। और व्हाट्सएप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है। सो गाइस, देखिए आपकी स्क्रीन पर 26वां क्वेश्चन, जल्दी से पढ़िए और अपना आंसर दीजिए। 24 क्वेश्चन और रह गए हैं, जल्दी जल्दी कीजिए, आंसर दीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर दीजिए। और क्लास को हम जल्द ही कंप्लीट करेंगे, 50 क्वेश्चन कंप्लीट करके ही क्लास को एंड करेंगे, है ना। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन से बहुत अच्छे एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज आपके लिए तैयार किए गए हैं और दिसंबर एग्जाम को देखते हुए सारा कुछ आपके लिए तैयार किया गया है। अभी बहुत कुछ आना बाकी है। ज्योग्राफी के लिए 1000 क्वेश्चन की सीरीज पूरे नवंबर में चलेगी, ज्योग्राफी की सीरीज हमारी। और पेपर 1 की ये सीरीज तो हम 30 अक्टूबर तक कंप्लीट कर लेंगे, किसी भी हालत में कंप्लीट करना है। उसके बाद आपकी लॉजिकल रीजनिंग भी, लॉजिकल रीजनिंग पेपर 1 के लिए लॉजिकल जो रीजनिंग है वो, उसकी क्लास भी होगी यहाँ पर।
और जो नए पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 21, 22, 23 के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपका जो क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया है, आंसर भी दिया है कुछ बच्चों ने। कार्यशालाएं किसके लिए आयोजित की जाती है? तो व्याख्या देने, बहुलक्ष्य समूह, नए सिद्धांत प्रदर्शित करने के लिए, प्रशिक्षण अनुभव प्रदान करने के लिए। देखिए जो कार्यशालाएं आयोजित की जाती है वो किसके लिए की जाती है? जो बच्चे सी के साथ गए हैं। आधा घंटा हमारा हो गया है, तो जो बच्चे सी के साथ गए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। ए बीट्स डी नहीं है, सी आपका करेक्ट आंसर सही है। नए सिद्धांतों को प्रदर्शित करने के लिए कार्यशालाएं, वर्कशॉप आयोजित की जाती है जहां पे कुछ नया सिखाया जाए, है ना, नया प्रशिक्षण दिया जाए। तो सी करेक्ट है आपका आंसर। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। जब शिक्षाविदों को व्याख्यान देने अथवा कुछ विशिष्ट शिक्षा संबंधित पर अपनी प्रस्तुति देने के लिए बुलाया जाता है तो क्या कहलाता है? प्रशिक्षण कार्यक्रम, संगोष्ठी, सेमिनार, संगोष्ठी, कार्यशाला या सिंपोजियम? भाई जब किसी टीचर को, कोई भी टीचर आपके पास आता है, आपकी क्लास में वहां पर लेक्चर देता है, व्याख्यान देता है, ठीक है, किसी बात पर, किसी टॉपिक पर आपको व्याख्यान देता है, एक्सप्लेनेशन देता है, तो उसे क्या कहा जाएगा? कार्यशाला तो नहीं कहा जाएगा और सिंपोजिया भी नहीं कहा जाएगा, सिंपोजियम नहीं कहा जाएगा। और देखिए प्रशिक्षण किसके लिए कहा जाता है? जहां पर प्रशिक्षित किया जाता है। ए नहीं होगा, आंसर क्या होगा? जो लोग बी के साथ गए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, बी, सेमिनार, संगोष्ठी कहा जाएगा। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन कौन सी किसी सेमिनार की विशेषताएं हैं? मतलब निम्नलिखित में से कौन कौन सी सेमिनार की विशेषताएं हैं? इनमें से आपको सेमिनार की विशेषताएं बतानी है। तो यह एक अकादमिक अनुदेशन का प्रकार है। इसमें प्रश्न करना, चर्चा एवं वाद विवाद शामिल है। इसमें व्यक्तियों के बड़े समूह शामिल होते हैं। इसमें कौशल युक्त व्यक्तियों की संलिप्त की आवश्यकता होती है, संलिप्तता की आवश्यकता होती है। इनमें से कौन सा आपका आंसर है? देखिए ये क्या होता है, इसमें प्रश्न करना, चर्चा, वाद विवाद, इसमें क्या होता है? शामिल होता है, ठीक है, 2 है इसमें। और इसमें कौशल युक्त व्यक्तियों की संलिप्तता की आवश्यकता होती है। इसमें बड़े व्यक्तियों के बड़े समूह शामिल होते हैं, ये जरूरी नहीं है। और यह एक अकादमिक अनुदेशन का प्रकार है, ये भी जरूरी नहीं है। इसका क्या होगा? बी इसका आंसर है, बी क्या है? बी इसका आंसर है। 2 और 4, बी इसका आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। क्या हो गया गाइस? देखिए, हाँ एक मिनट रुकिए। अकादमिक यानी कि एकेडमिक अनुदेशन होगा इसमें। एकेडमिक अनुच्छेद क्या हो रहा है इसमें? यह एक अकादमिक अनुदेशन का प्रकार है, एकेडमिक होगा इसमें। जैसा कि ये वाद विवाद शामिल है इसमें, मतलब प्रश्न करना, चर्चा, वाद विवाद शामिल है, वैसे ही यहाँ ये क्या होगा? एक एकेडमिक अनुदेशन होगा, यानी कि एकेडमिक इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन मिलेगा इसको, है ना। और इसमें कौशल युक्त व्यक्तियों की संलिप्तता की आवश्यकता होती है, मतलब जिनका स्किल डेवलप हो गया है, जो दूसरों का स्किल जो डेवलप कर सके, है ना। तो इसका डी होगा, सॉरी इसका बी नहीं होगा, डी होगा। डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। थोड़ा मैंने पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक कर लिया है और अंडरस्टैंड भी अच्छे से नहीं कर पाया। यही गलती आपको नहीं करनी है एग्जाम में, है ना। यह एक अकादमिक अनुदेशन का प्रकार है, यानी कि एकेडमिक इंस्ट्रक्शन मिलते हैं।
जब कभी भी हम सेमिनार करते हैं तो जो भी सेमिनार कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर भी कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है, डायरेक्शन कर रहा होता है, उसे क्या कहा जाएगा? एकेडमिक अनुदेशन, सॉरी एकेडमिक डायरेक्शन कहा जाएगा, अकादमिक अनुदेशन कहा जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। सम्मेलन किसके लिए होते हैं? बहुलक्षांक समूह, समूह चर्चाएं, नवीन शोध करना, ये सभी। जल्दी से बताइए। सभी सरकारी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है। देखिए, इस तरह की गलती आपको नहीं करनी है। सम्मेलन किसके लिए होते हैं? बहुलक्षा समूह के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए सम्मेलन होता है। ठीक है, यहां पे सरकारी ऑप्शन सही नहीं है। आपका आंसर क्या होगा? ए। क्या होगा? सम्मेलन किसके लिए होते हैं? बहुलक्षा समूह के लिए, लक्ष्यांक समूह के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए सम्मेलन किए जाते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से किस व्यवस्था में विचारों और मुद्दों की व्यापक रेंज स्पेक्ट्रम को संभव बनाया जा सकता है? कार्यशाला पद्धति, सम्मेलन, संगोष्ठी, शोध लेख। विचारों और मुद्दों की व्यापक रेंज स्पेक्ट्रम को संभव बनाया जा सकता है, वो क्या होगा? सम्मेलन होगा। यहां पे कंफ्यूज हो गए सभी, है ना? बी होगा सम्मेलन। सम्मेलन के लिए मतलब कहने का मतलब है कि किसी व्यवस्था में यदि विचारों और मुद्दों की व्यापक रेंज स्पेक्ट्रम को संभव बनाया जा सकता है तो सम्मेलन के माध्यम से ही बनाया जा सकता है ना? क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन संदर्भ आधुनिक भाषा संघ एमएलए फॉर्मेट के अनुसार लिखा गया है? हॉल डोनाल्ड, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, नई दिल्ली, प्रेंटिस हॉल ऑफ इंडिया 2005। हॉल डोनाल्ड, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, नई दिल्ली, प्रेंटिस हॉल ऑफ इंडिया 2005। हॉल डोनाल्ड पर क्या ये, सॉरी ये फंडामेंटल्स लिखा हुआ है, ठीक है, फंडामेंटल्स हो गया ये। फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, नई दिल्ली, प्रेंटिस हॉल ऑफ इंडिया 2005। हॉल डोनाल्ड, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, नई दिल्ली, प्रेंटिस हॉल ऑफ इंडिया 2005। इनमें से कौन सा आंसर है आपका? कुछ बी के साथ जा रहे हैं, कुछ सी के साथ जा रहे हैं। देखिए, ना बी होगा, ना सी होगा, ना ही ए होगा। आंसर होगा आपका डी। क्या होगा आपका आंसर? डी होगा। हॉल डोनाल्ड, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, नई दिल्ली, प्रेंटिस हॉल ऑफ इंडिया 2005। इसको याद रखिएगा। इसमें एक चीज है, देखिए यहां पर क्या है? कॉमा है, यहां पर भी है, यहां पर भी, यहां पर भी है। अब देखिए यहां पर कॉमा है ना? यहां पर क्या है? कॉमा है, और यहां पर नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है। तो आंसर इसका क्या होगा? डी। आंसर क्या होगा इसका? डी। एक मिनट, अब ठीक है ना? अब देखिए आंसर आप इसमें कैसे ढूंढेंगे? यहां पे कॉमा है, ठीक है, यहां पे क्या है? प्रेस है, ये भी नहीं होगा, है ना? और क्या है? यहां पर भी कॉमा है, तो यहां पर है और यहां पर नहीं है। दिल्ली यहां पर नहीं है। तो आप इसी तरह से भी अपना आंसर बना सकते हैं, लेकिन इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं ये कहूंगा कि अच्छे से पढ़ लीजिए, है ना? क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए।
जब कोई शोध समस्या विषम जनसंख्या से संबंधित हो तब सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिदर्श पद्धति होगी समूह प्रतिदर्श, स्तरबद्ध प्रतिदर्श, सुविधाजनक प्रतिदर्श या लॉटरी पद्धति। जल्दी से बताइए। देखिए लॉटरी नहीं होगा और सुविधाजनक नहीं होगा, समूह भी नहीं होगा, आंसर क्या होगा? बी, समूह प्रतिदर्श होगा। क्या होगा? समूह प्रतिदर्श नहीं होगा, स्टरफाइट होगा, यानी कि स्तरबद्ध प्रतिदर्श होगा। बी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी होगा। जल्दी जल्दी कराने के चक्कर में ना, मतलब कि कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कराने के चक्कर में इतना स्लीप होना पड़ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा कि कर क्या जा रहा है। क्वेश्चन मैं खुद ही टाइप करता हूं, मैं किसी के पास नहीं देता हूं, खुद से ही सारा कुछ तैयार करता हूं। नमूना सैंपल लेने में गलती निम्नलिखित में से किसके साथ घटती है? नमूना के आकार में कमी, नमूना के आकार में वृद्धि, यादृच्छिककरण की प्रक्रिया या विश्लेषण की प्रक्रिया। आगे के लिए भी आपके लिए क्लासेस तैयार की गई है, जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, पेपर 1 की जो और क्लासेस है उनको भी तैयार करके रख लिया गया है। इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है, और फिर एक तो आप भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हो, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हो आप। देखिए नमूना सैंपल लेने में गलती निम्नलिखित में से किसके साथ घटती है? अरे भाई सी के साथ क्यों जा रहे हो? सी नहीं होगा। नमूने के आकार में वृद्धि, यदि वृद्धि हो गई, नमूने के आकार में वृद्धि हो गई तो क्या होगा? बी, इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। फिर हमें उसमें क्या करना पड़ता है? फिर से सैंपलिंग करना होता है। यदि वृद्धि हो गई, आकार में वृद्धि हो गई, तो फिर से सैंपलिंग करना पड़ता है, फिर से सैंपल लेना पड़ता है। तो बी, इस क्वेश्चन का आंसर बी है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। देखिए एक अच्छे शोध प्रबंध लेखन में शामिल है विराम चिन्ह में कमी और न्यूनतम व्यवहारीकरण, अशुद्धियां, संदर्भों की सावधानी पूर्वक जांच, शोध प्रबंध लेखन में निरंतरता या स्पष्ट अच्छी से लिखा हुआ सारांश। यहां से आपने आंसर देना है। सभी एक के साथ जा रहे हैं, एक के साथ सभी जा रहे हैं। देखिए सभी का आंसर बिल्कुल सही हो गया है, ए सही है, सभी है इनमें से, ठीक है, सभी इनमें से सभी हैं। आंसर क्या होगा आपका? ए। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। हम लोग थोड़ा पीछे रह गए हैं तो हमें जल्दी जल्दी कवर करना है, इसीलिए। शोध प्रबंध कथन है। क्या है शोध प्रबंध कथन? एक प्रक्षेपण है, एक तथ्य है, दृढ़ कथन है, दृढ़ कथन है, ये विचार विमर्श है। नहीं, विचार विमर्श नहीं होगा। शोध प्रबंध क्या होगा? दृढ़ कथन होगा। क्या होगा? दृढ़ कथन होगा। तो आंसर क्या होगा आपका? सी आपका आंसर होगा। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। 15 क्वेश्चन आपके रह गए हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, जल्दी जल्दी अपना आंसर दीजिए। 20 मिनट का हमारे पास समय है और 20 मिनट में 15 क्वेश्चन करने हैं। मौलिक शोध में सिद्धांतों का निम्नलिखित में से किसमें उपयोग किया जाता है? क्रियापरक शोध, अनुप्रयुक्त शोध, दार्शनिक शोध या ऐतिहासिक शोध? मौलिक शोध में जो सिद्धांतों का जो उपयोग किया जाता है वो है अनुप्रयुक्त शोध होगा, ठीक है। सी डी नहीं होगा, क्या होगा? अनुप्रयुक्त शोध होगा, सी, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। निम्नलिखित घरों में किसे परिणात्मक रूप से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता? सामाजिक आर्थिक स्तर, वैवाहिक स्थिति, संख्यात्मक अभिक्षमता या पेशेवर अभिवृत्ति? अब कुछ बी के साथ जा रहे हैं, कुछ ए के साथ जा रहे हैं, लेकिन ना ए आंसर है ना बी है। जो लोग डी के साथ गए हैं उनका आंसर करेक्ट है, डी होगा, पेशेवर अभिवृत्ति होगी। इस क्वेश्चन का आंसर डी है।
क्वेश्चन को पढ़िए और जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। नमूना लेने की लॉटरी पद्धति का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? निर्वाचन, व्याख्या, सिद्धांतीकरण, संकल्पना या बेहतरतीब ग्रहण यादृच्छिकरण। मतलब बेहतरबी, ये कहने का मतलब यह है कि बेहतरतीब ग्रहण यादृच्छिकरण। तो आंसर क्या होगा? देखिए, नमूना लेने की लॉटरी पद्धति का उपयोग हमेशा निर्वाचन, व्याख्या नहीं होगा, सिद्धांतीकरण नहीं होगा और संकल्पना भी नहीं ली जाती है। ये क्या होगा? यादृच्छिकरण होगा। क्या होगा? यादृच्छिकरण होगा। बेहतरतीब ग्रहण को यादृच्छिकरण कहा जाता है। समझ गए ना? स्त्रीकरण आपने पढ़ा है ना, यादृच्छिकरण, स्त्रीकरण, बिल्कुल वह उसी की बात की जा रही है। तो आंसर क्या होगा? डी है। डी आपका आंसर है। कंफर्म आंसर आपका डी है। अरे बी नहीं है, डी है आंसर। चेक कर लीजिए, आप एक बार चेक कर लीजिए, यदि नहीं होगा तो करेक्शन हो जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर डी है। निम्नलिखित में से कौन एक सतत घर का उदाहरण नहीं है? परिवार का आकार, प्रज्ञा, ऊंचाई या भाव? देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया कि एक सतत घर का उदाहरण नहीं है। परिवार है, ऊंचाई है, भाव है, लेकिन प्रज्ञा नहीं होगी। क्या होगा? बी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी। क्वेश्चन का आंसर आपका बी है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है ये, सॉरी लास्ट क्वेश्चन नहीं है, 40वां क्वेश्चन है ये। अभी 10 क्वेश्चंस और हैं, 10 एमसीक्यूज और हैं। शोध की विषय निष्ठता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? उसकी निष्पक्षता के जरिए, उसकी विश्वसनीयता के जरिए, उसकी वैधता के जरिए या उपरोक्त सभी? सरकारी ऑप्शन आपका सही है, डी आपका आंसर डी है। ठीक है, उपरोक्त सभी। शोध की विषय निष्ठता किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? उसकी निष्पक्षता, विश्वसनीयता और उसकी वैधता के जरिए। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। एक शोध प्रबंध लेखन फॉर्मेट को अंतिम रूप देने में निम्नलिखित में से कौन सा पूरक पृष्ठों का भाग बनेगा? विषय सारणी, अध्ययन के निष्कर्ष, ग्रंथ सूची, परिशिष्ट और सारणियों और आंकड़ों की सूची। इनमें से कौन सा आपका आंसर है? अजी वाह 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 वाह। ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, डी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी आपका आंसर होगा। ग्रंथ सूची और परिशिष्ट होगा। शोध प्रबंधन लेखन का जो अंतिम लेखन फॉर्मेट का जो अंतिम रूप है वो ग्रंथ सूची और परिशिष्ट है। पृष्ठों का भाग बनेगा, ग्रंथ सूची और परिशिष्ट पृष्ठों का भाग बनता है। मतलब जो शोध लेखन फॉर्मेट का जो अंतिम रूप है उसका जो पूरक पृष्ठों का भाग बनेगा वो क्या बनेगा? ग्रंथ सूची और परिशिष्ट। अब परिशिष्ट ही परिशिष्ट है वो। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। शोध ग्रंथ लेखन प्रविधि। शोध ग्रंथ लेखन प्रविधि के अंतर्गत एक शोधकर्ता को निम्नलिखित में से किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए? उदाहृत सामग्री, संदर्भ, पाठ, टिप्पणी, संदर्भ, ग्रंथ सूची या उपयुक्त सभी? इसका आंसर डी है। क्या है? डी है, उपयुक्त सभी होगा। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। एक शोध समस्या तब व्यवहार नहीं है जब क्या होता है? यह शोध करने योग्य है, यह वह नहीं हो और ज्ञान में कुछ वृद्धि करती हो, वह स्वतंत्र और गैर स्वतंत्र चरों से युक्त हो, इसकी उपयोगिता का प्रासंगिकता हो। इनमें से कौन सा आंसर है आपका? जल्दी से दीजिए। देखिए, ए नहीं होगा, सी भी नहीं है और बी भी नहीं है, डी होगा। एक शोध समस्या तब व्यवहार नहीं है जब क्या होती है? उसकी उपयोगिता प्रासंगिकता हो, बहुत ज्यादा उपयोगिता उसकी की जा चुकी है, मतलब किया जा रहा है।
तो वो ज्यादा व्यवहार में नहीं होती है। अनुसंधान की रिपोर्ट में ग्रंथ सूची, आंसर दीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। अनुसंधान की रिपोर्ट में ग्रंथ सूची क्या है? शोधार्थी के व्यापक ज्ञान को दर्शाती है, जो भावी अनुसंधान में रुचि रखते हैं उनकी सहायता करती है। अनुसंधान के लिए उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। और कुछ लोग यहाँ पे सरकारी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, है ना। डी सही नहीं है और सी भी नहीं है, बी भी नहीं है, इसका आंसर ए है। अनुसंधान की जो रिपोर्ट में जो ग्रंथ सूची होती है वो शोधार्थी के व्यापक ज्ञान को दर्शाती है। ठीक है, बुक का इंडेक्स आप देखते हैं ना, उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से नहीं है, वो सारा कुछ आपको फ्रंट पेज पे जो पृष्ठ पेज होता है उस पर मालूम हो जाता है ना। डी के साथ जा रहे हैं, बताइए, आंसर दीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। अनुसंधान का आंकड़ा मुख्यतः है केवल गुणात्मक, केवल मात्रात्मक, या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए मैंने हिंट भी दे दिया, डी। सभी का आंसर बिल्कुल सही है, सी। सभी ने सही दिया है, सी। सी इस क्वेश्चन का आंसर सी है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। लास्ट 4 क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। शोध प्रबंध को प्राय पुरुष के रूप में लिखा जाना चाहिए, प्रथम, द्वितीय, अन्य या सभी। अरे डी नहीं होगा, डी के साथ मत जाइए, सी होगा, अन्य। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। शोध प्रबंध लेखन फॉर्मेट को अंतिम रूप देने में निम्नलिखित में से कौन सा पूरक पृष्ठों का भाग बनेगा? विषय सारणी, अध्ययन के निष्कर्ष, ग्रंथ सूची और परिशिष्ट, या सारणी और आंकड़ों की सूची। देखिए जो लोग सी के साथ गए हैं उनका आंसर करेक्ट है। ग्रंथ सूची और परिशिष्ट करेक्ट आंसर है आपका। शोध प्रबंध लेखन फॉर्मेट को अंतिम रूप देने के लिए कौन सा पूरक पृष्ठों का भाग बनेगा? ग्रंथ सूची और परिशिष्ट। अभी हमने ये क्वेश्चन पहले भी किया है, ठीक है। लास्ट 3rd क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़िए और आंसर दीजिए। निम्न में से एक कौन कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, या ए बी दोनों। अब देखिए यहां भी डी के साथ जा रहे हैं। मैंने कहा है ना हमेशा डी सही नहीं होता है, सी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी, माउस। कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइस नहीं है, माउस नहीं है। लास्ट 2nd क्वेश्चन है ये, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है। 2nd क्वेश्चन है आपकी इस क्लास का 2nd क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़िए और अपना आंसर दीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंप्यूटर की शुद्धता निरंतर उच्च रहती है। कंप्यूटिंग में अशुद्धियां तकनीकी कमजोर के बजाय मानव के कारण होती है। उपयुक्त कथन में देखिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, आपको यहां से आंसर देना है। तो देखिए यहां पर जो आंसर होगा आपका सी, आपका आंसर है। आपका आंसर क्या है? सी। कंप्यूटर की शुद्धता निरंतर उच्च रहती है, बिल्कुल ठीक बात। कंप्यूटर में अशुद्धियां तकनीकी कमजोरी के बजाय मानव के कारण होती है, बिल्कुल ठीक बात। तो इस यहां पर क्या होगा? सी होगा। लास्ट क्वेश्चन है गाइस, पढ़िए और आंसर दीजिए। निम्न में से एक कौन सा चरण शोध अध्ययन के प्रकाशन का होता है? प्रसार विस्तार चरण, अनुभविक या प्रयोग सिद्ध चरण, डिजाइन और योजन चरण, या विश्लेषणात्मक चरण। सी के साथ मत जाइए, ए आपका आंसर है। प्रसार विस्तारण चरण है, ठीक है।
कौन सा चरण है? शोध अध्ययन के प्रकाशन का होता है, प्रसार और विस्तारण चरण होता है। तो गाइज आज की क्लास आपकी यहीं तक। ये पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है, आप वहां से फॉलो कर लीजिए। और इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। और देखिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना है। डिस्क्रिप्शन पर जाइए, लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ भी आपको वहीं पर प्रोवाइड की जाएगी।